अच्छा बच्चों, हम लोगों ने IFRS 16 के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कुछ टर्म्स के बारे में। लीज का एग्रीमेंट होता है और वो एग्रीमेंट सेल्स रेवेन्यू का नहीं होता, ठीक है जी। उसमें एक एसेट होता है, उसके बाद जनाब वो उसकी लायबिलिटी इनकर होती है, इनकम इनकर, मतलब सारा कुछ हमने डेफिनेशन के बाद हम लोगों ने लेसी की अकाउंटिंग के बारे में डिस्कशन की कि लेसी की अकाउंटिंग कैसे करते हैं। हमने कहा जी 3 किस्म का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। नंबर 1 जर्नल एंट्रीज का, नंबर 2 आपके पास क्वेश्चन आ सकता है जी एक्सट्रैक्ट्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और नंबर 3 आपके पास आ सकता है आपके डिस्क्लोजर्स का यानी कि नोट्स टू द अकाउंट्स का। फिर वही तीनों के तीनों हम लोग ने डिस्कस किए लेसी के केस के अंदर। फिर हम लेसर के केस में आए। लेसर के केस में हमारे पास हमने देखा कि जनाब 2 लेसर्स हैं हमारे पास, जिनमें सबसे पहले एक हमारे पास लेसर है जनाब जनरल, और दूसरा हमारे पास क्या जनाब मैन्युफैक्चरर एंड डीलर, ठीक है जी। दोनों के लिए 2 लीजेस हैं जनाब, सॉरी जनरल के लिए 2 लीजेस हैं। कौन कौन सी? फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज, ठीक है जी। फाइनेंस लीज हम लोग ने डिस्कस कर ली, उसकी रिकग्निशन हम लोग ने डिस्कस कर ली। अब हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग लीज की। बेटा याद रखिएगा ऑपरेटिंग लीज के अंदर जब हम लोग बात करते हैं, ये हम उसको ये कंसीडर करते हैं कि जैसे ये हमारे पास हमने अपना कोई एसेट रेंट पे दिया है, हमने अपना एसेट क्या किया है? रेंट पे दिया है। मतलब कि अल्टीमेटली एसेट आपके पास आ जाएगा। एसेट की जो ज़्यादातर जो यूजफुल लाइफ का जो सब्सटेंशियल पोर्शन है वो लेसी के पास नहीं है, वो लेसर के पास है। मिसाल के तौर पर एसेट की यूजफुल लाइफ थी 10 साल और आपका लीज एग्रीमेंट हो गया तकरीबन 1 साल का या 2 साल का मैक्सिमम, ठीक है। तो सब्सटेंशियल लाइफ किसके पास है? लेसर के पास है। और इसके बाद क्योंकि लेसर के पास सारी राइट्स हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड भी लेसर के पास है, लेसी को ना ऑप्शन दी जाती है ना उसके ऊपर ऑब्लिगेशन लगाई जाती है। एसेट अल्टीमेटली आएगा किसके पास? लेसर के पास। तो इस वजह से इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो भी कौन कैलकुलेट करेगा? लेसर, क्योंकि एसेट ऑलरेडी लेसर का है। एसेट किसका है? ऑलरेडी लेसर का है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। लेकिन क्योंकि लेसी के सिलसिले की अगर हम लोग बात करें तो लेसी क्लासिफिकेशन नहीं करता, तो इस वजह से हम लेसी को इसके साथ रिलेट नहीं कर सकते। अब क्लासिफिकेशन कौन करता है? लेसर। तो लेसर अगर फाइनेंस लीज है तो उसकी अकाउंटिंग कुछ और करेगा, अगर लेसर के लिए ऑपरेटिंग लीज है तो उसकी अकाउंटिंग कुछ और होगी, ठीक है। ये इसकी अकाउंटिंग ऐसे ही होगी कि जैसे उसने अपना एसेट रेंट पे दिया हुआ है। जैसे आप कोई गाड़ी रेंट पे ले लेते हैं 2-4 दिन के लिए, 1 आध दिन के लिए आपने गाड़ी रेंट पे ले ली, आप क्या करते हैं? उसका रेंट पे कर देते हैं और वो आपका जो है वो रेंट रिसीव कर लेते हैं। वो ऐसा तो नहीं ना करते कि जनाब नहीं अब गाड़ी आपने रेंट पे ली है, अब सारी ज़िंदगी आप यही गाड़ी चलाते रहेंगे, ठीक है जी। समझे बात को? या आप उनको ये नहीं कह सकते भाई साहब मैंने लीज पे ले लिया गाड़ी, अब मुझे ऑप्शन टू परचेज दो। सर वो जो हमने भी ट्राई करी थी कि वो जो सब्स्टिट्यूट करने का राइट होता है जी जी जी, वो भी सर वो उसको ऑपरेटिंग लीज रिकॉर्ड करेगा? नहीं, अगर उसके पास सब्स्टिट्यूट करने का चेंज है तो फिर तो वो आएगा ही नहीं ना, फिर तो वो लीज बनेगा ही नहीं। लीज बनने के लिए ज़रूरी था कि लेसी के पास सब्स्टिट्यूट मतलब राइट जो है वो लेसर के पास सब्स्टिट्यूशन का राइट नहीं होना चाहिए। अगर वो रिकॉर्ड कर लेगा फिर तो वो रेवेन्यू बन जाएगा ना कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स के साथ, ठीक है। तो इस वजह से ऑपरेटिंग लीज की बेटा हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ऑपरेटिंग लीज की जब बेटा हम लोग बात करते हैं तो उसमें हम लोग साथ ये भी देखते हैं कि ऑपरेटिंग लीज में करना आपने क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि एसेट किसका है? लेसर का एसेट है, तो डेप्रिसिएशन कौन रिकॉर्ड करेगा? लेसर, ठीक है। अच्छा, अब जब उसने एसेट अपना रेंट पे दिया तो उसको क्या मिलेगा? इनकम मिलेगी ना, इनकम मिलेगी, ठीक है। अब उस इनकम को जनरेट करने के लिए हो सकता है कि लेसी या लेसर ने कोई खर्चा किया हो सकता है किसने खर्चा किया हो? कोई खर्चा किया हो, जिसको हम लोगों ने क्या कहा था? इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। तो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो कौन कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? हम कहेंगे जनाब ये हम पार्ट बनाएंगे इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट किसका हम लोग पास बनाएंगे? हम लोग पार्ट बनाएंगे हमारे एसेट का, कि जनाब इस एसेट में से इनकम जनरेट करने के लिए मैंने क्या किया था? मैंने ये इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इंकर की थी, ठीक है। जैसे ही मैंने कॉस्ट इंकर की, मैंने किसका पार्ट इसको बना देना है? अपने एसेट का मैंने पार्ट बना देना, ओके। किसका मैंने पार्ट बनाना? PPE का, यानी कि मैंने किसको चार्ज करना? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को मैंने ये चार्ज कर देना। मैं एक एग्जाम्पल के साथ इसको जस्टिफाई आप लोगों को करवाऊंगा, लेकिन पहले जरा बातें मेरी अंडरस्टैंड कर लें थोड़ी सी
कि एक तो जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आप इंकर करेंगे, आप किसको चार्ज करवाएंगे, आप कहेंगे जनाब ये मैं खर्चा नहीं कर रहा बल्कि मैं इसको अपने एसेट का हिस्सा बना रहा हूँ क्योंकि उस एसेट से मैंने रेवेन्यू जनरेट करना है, क्योंकि ये जो पैसे मैं लगा रहा हूँ ये पैसे मेरे एक्सपेंस आउट नहीं हो रहे बल्कि इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा डेप्रिसिएशन, और तीसरा जब मुझे लीज मिलेगी, जब मुझे रेंटल मिलेगा तो उसको मैं क्या कर लूंगा, कंसिडर कर लूंगा। ठीक है, अच्छा अब रेंटल के साथ सलूक क्या करना है, रेंटल के साथ हमने सलूक ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साथ साथ। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को आपने क्या करना है जी, पीपीई को आपने क्या करवाना है, चार्ज करवा देना है। ठीक है जी, उसके बाद जनाब आपने जो डेप्रिसिएशन है वो क्या करना है जनाब, वो हम चार्ज करेंगे। ठीक है, उसके बाद जनाब हम लोग बात करते हैं लीज इनकम की, लीज रेंटल की। तो लीज इनकम कहता है जी रिकॉर्ड तो आपने करनी है, लेकिन आपने किस तरीके से रिकॉर्ड करनी है, आपने रिकॉर्ड करनी है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। अब हो सकता है कि पहले 6 महीने हमारा इनकम कुछ और हो, अगले 6 महीने कुछ और हो, अगले 6 महीने कुछ और हो। ठीक है, लेकिन कहता है जी आपने इसका एवरेज निकाल लेना है, यानी कि स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। मतलब थोड़ी सी एग्जांपल आपको दूंगा मैं, मतलब रिकॉर्ड इनकम ऑन स्ट्रेट लाइन बेस, और फिर आगे कहता है जी एनी डिफरेंस विल बी रिसीवेबल और पेएबल। मतलब मिसाल के तौर पर आपने जनाब स्ट्रेट लाइन के जरिए कैलकुलेशन करके अमाउंट निकाली तकरीबन 10,000 रुपए। मिसाल के तौर पर छोटी सी एग्जांपल देता हूं, हम इसको एग्जांपलीफाई कर लेते हैं। देखिए लीज रेंटल आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा कि पहले साल आपको लीज रेंटल मिलेगा 10,000 रुपए, दूसरे साल आपको मिलेगा लीज रेंटल 15,000 रुपए, तीसरे साल आपको मिलेगा 25,000 रुपए। कितना हो गया ये टोटल, 55। और चौथे साल पे हम इसको इंक्रीज कर देते हैं, आपको मिलेगा 5,000 रुपए। कितना हो गया अब ये 60,000 हो गया। अब कहते हैं जी स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है जी, आपने तमाम को नंबर ऑफ ईयर्स पे आपने डिवाइड कर देना। तो 60,000 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सॉरी 4 एकम 4 और जी 15,000। अब आपने कहते हैं जनाब जो आपको बैंक में पैसे मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 10,000 पहले साल। आपका एंट्री पास करोगे, बैंक डेबिट होगा कितने से, 10,000 से। आप लीज पेमेंट्स को आप कितने से क्रेडिट करोगे, 15,000 से, और जो रिमेनिंग दरमियान वाला है वो क्या है जनाब, रिसीवेबल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब आप तीसरे साल के पास कर रहे होगे, ये तो था पहला साल, दूसरे साल में भी इस तरह से वो पूरा ही हो जाएगा। जब आप तीसरे साल की पास करोगे तो क्या होगा, बैंक डेबिट होगा कितने से, 25,000 से, लीज पेमेंट क्रेडिट होगी कितने से, 15,000 से, और जो रिसीवेबल है वो डेबिट होगा कितने से, सॉरी पेएबल जो है वो डेबिट होगा कितने से, 10,000 से। मतलब ये 5,000 वाला जो है यार पेएबल नहीं, आप रिसीवेबल को क्रेडिट करोगे, क्योंकि आप डेबिट किसको कर रहे हो, हर जगह पे रिसीवेबल को कर रहे हो, तो यहाँ पे आप किसको क्रेडिट करते जाओगे, रिसीवेबल को ही आप क्रेडिट करते जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास पहले साल में ही पेएबल आ जाता है तो फिर हम उसको रिसीवेबल तो नहीं करेंगे, फिर हम उसको पेएबल, और फिर हम डेबिट किसको करवाते जाएंगे, पेएबल को हम लोग डेबिट करवाते जाएंगे। नहीं, इसमें इंटरेस्ट रेट वगैरह चार्ज ही नहीं करवाएंगे ना, क्योंकि इसमें डायरेक्टली आपके पास इनकम आ रही है। ठीक है, ओके जी। तो अब जरा जनाब हम लोग बात कर लेते हैं, हम एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के बाद फिर हम लोग बात करते हैं जनाब इसका। देखिए जनाब मेरे पास पेज नंबर 291 है, इसमें क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 27 है। अगर ये एसी आधा घंटा पहले चले होते तो इतनी कूलिंग उस टाइम होती जब मैं आया था। एनीवेज, जे लिमिटेड एंटर्ड इनटू एन ऑपरेटिंग एग्रीमेंट। ठीक है जनाब, उसने खुद ही आपको बता दिया दिस इज एन ऑपरेटिंग एग्रीमेंट विथ मोजो लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2021। वैसे यहाँ पे जे नहीं जोजो होना चाहिए था, जानते हैं आप मोजो जोजो को, वो वही उसी में रखा था, उस हिसाब से होना चाहिए था जे लिमिटेड।
आपको नहीं पता? वो बहुत अच्छा इंसान है, मैं उसको बचपन से जानता हूँ। जब वो मेरे साथ खेलता रहा है तो इस वजह से आई नो वेरी वेल। एनीवेज, 291 बेटा, एग्जाम्पल नंबर 27 सबके सामने है। बुक का पेज नंबर 291। आप किसका निकाल रहे हैं? बहुत अच्छे भाई, अभी आपको याद आया, वेरी गुड। एक मेरे पास लतीफ़ा बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन मैं सुनाना नहीं चाहता। पता है ना लतीफ़ा आपको? हाँ, अरे यार वो बाद में इससे सुनिएगा। अगर कोई बंदा बहुत अच्छे भाई, खुदा का खौफ करो बीबी, दिस इज रिकॉर्डिंग। और बेसिकली वो ये है कि आप अपने पे ना लीजिएगा। हाँ, मैं लतीफ़ा सुना देता हूँ क्योंकि उन्होंने बात ऐसी कर दी थी, अब मुझे लतीफ़ा सुनाना पड़ेगा। वो कुछ यूँ है कि एक ना, वो कहते हैं जनाब, शेर ने कोई लतीफ़ा सुनाया और सारा जंगल जनाब हंसी जा रहा है, हंसी जा रहा है, हंसी जा रहा है, सिवाय गधे के। और जनाब अगले दिन सारा जंगल खामोश हो और गधा हंसी जा रहा है, हंसी जा रहा है, हंसी जा रहा है। पूछते हैं भाई हुआ क्या तुम्हें? कहता है जी मुझे लतीफ़ा आज समझ आया। तो मेरा पुत्र अपने में नहीं लेना, ये आप मेरी बहन है छोटी। आगे जी प्लीज देखिएगा। जे लिमिटेड एंटर्ड इनटू एन ऑपरेटिंग एग्रीमेंट विद मोजो लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2021 इंक्रीजिंग द इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ 30,000। अब जे लिमिटेड ने कितना पैसा दिया जनाब? 30,000। द लीज वॉज ओवर अ प्लांट विच जे लिमिटेड हैड बोट ऑन 1 जनवरी 2020 फॉर 16 लाख रुपए। जे लिमिटेड ने कब वो परचेज किया था जनाब? 1 जनवरी 2020, यानी कि ठीक है 1 साल पहले। और कितना जनाब उसके था? 16 लाख रुपए। द टर्म ऑफ द लीज आर एज फॉलोज। 1 जनवरी 2021 मेंशनमेंट डेट है जनाब। लीज टर्म 3 साल का है। फिक्स्ड लीज इंस्टॉलमेंट पेबल एज फॉलोज। 31 दिसंबर को 2 लाख रुपए पे करेंगे, 31 दिसंबर 22 को 2,20,000 और 31 दिसंबर 23 को 3 लाख रुपए। प्लांट हैज टोटल यूजफुल लाइफ ऑफ 8 years एंड इज बीइंग डेप्रिशिएटेड यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर वो रिटर्न डाउन कह देता तो हमें उसके पिछले साल की डेप्रिसिएशन निकालनी पड़नी थी, उसमें एसेट की वैल्यू में से माइनस करवाने के बाद फिर जो हमें उस तरह से हर साल इसको कैलकुलेट करना पड़ना था। अब कहता जी प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जे लिमिटेड फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड ऑफ लीज टर्म। जे लिमिटेड ईयर एंड इज 31 दिसंबर। अब 3 साल का उसने मांगा तो हम तीनों के तीनों सालों का हम क्या करेंगे? इसके जनरल एंट्रीज बना देंगे। ठीक है जी। अब जरा हम फटाफट एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग इनको डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, हमने जो बात की थी हम इसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जरा लीज इनकम की बात कर लेते हैं ना कि लीजिंग, ये नोट कर लेना आप लोगों ने कि आईटीसी किसको चार्ज होगी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को। डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करेगा? लेसर चार्ज करेगा। और जो लीज रेंटल्स हैं वो उसको इनकम बनाएगा जरूर, लेकिन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। और जो भी डिफरेंस होगा वो या पेएबल बनेगा या फिर वो रिसीवेबल बनेगा। बिठा दो इसको। ओके जी। अब देखिएगा जनाब, हम बात करने जा रहे हैं हमारे इस एग्जाम्पल की। तो सबसे पहले हम लोग अपनी कैलकुलेशन कर लेते हैं जहाँ पे हमने कैलकुलेशन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जनाब हम कैलकुलेशन करते हैं जी डेप्रिसिएशन की, उसके बाद हम लीज की बात कर लेंगे। तो डेप्रिसिएशन आपको पता है कि कितने साल पे जनाब चार्ज कर रहे हैं? 8 साल पे। 8 साल पे, ठीक है जी। तो 16 लाख डिवाइडेड बाय 8 साल कितना हो गया? 2 लाख रुपए जी। ये 2 लाख रुपए हमारी डेप्रिसिएशन आ जाएगी फॉर द ईयर, और हर साल यही रहेगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। दूसरा हमारे पास जो वर्किंग आएगी, वर्किंग 2 हम उसको नाम देंगे, दिस इज वर्किंग 1। वो कुछ इस तरीके से आएगी कि जनाब हम यहाँ पे बनाएंगे किस चीज़ को? हमारा लीज की पेमेंट को हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ पे जनाब हम लोग लिखते हैं जनाब लीज इनकम हमारे पास कितनी है? पहले साल कितनी मिल रही है? 2 लाख। अगले साल 20,000। अगले साल सॉरी 3 लाख जी बेटा। सबको ऐड कर लें, क्या आंसर आएगा? 7,20,000। इसको हम डिवाइड करेंगे 3 पे
तो मेरे पास आंसर आ जाएगा लीज इनकम का, और वो कितनी है, कर लें भाई डिवाइड, क्या हो गया 240, ठीक है जी, 2,40,000। अब ये मेरी कैलकुलेशन है ऑपरेटिंग लीज के एंड पे। अब मैंने चार्ज करना जनाब जनरल एंट्रीज, तो 1/1/2021 को सबसे पहले जो मैंने इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इंकर की, किसने, लेसर ने, क्योंकि एक्सपेंस किसका है, लेसर का, तो लेसर उसको अपना एक्सपेंस नहीं मान रहा बल्कि क्या मान रहा है, जी पीपी का पार्ट मान रहा है। तो हम क्या करते हैं, जब हम अपने एसेट की वैल्यू में इंक्रीज करने के लिए जब हम लोग पैसे लगाते हैं तो क्या करते हैं, शाबाश, हम यहाँ पे पीपीई को प्लांट है ना, प्लांट डेबिट करेंगे और आईडीसी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 30,000 रुपए से। ओके, तो पहली एंट्री तो जनाब हमारे पास आ गई है। अब पूरा साल हमने कुछ भी नहीं किया, साल के एंड पे जाके, यानी कि किस डेट पे, 31/12/2021 को क्या हुआ जी, सबसे पहले तो मैंने इसको डेप्रिशिएट करना है। डेप्रिसिएशन का क्या करूंगा जनाब, डेप्रिसिएशन डेबिट, और अगर मुझे बनाना है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि मैं इसको पार्ट बनाया हुआ है, उसका अपना एसेट अपने पास रख रहा हूँ, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से, 2 लाख रुपए से। सर हम ये इसकी भी डेप्रिसिएशन नहीं करेंगे, हम उधर आईडीसी हाँ, मतलब ये तो 30,000 था, आईडीसी को लिस्ट में डिवाइड करेंगे, इसको किसको? एसेट का पार्ट बना दिया, तो मतलब हाँ ठीक है, हमारा अब एसेट कितने, वो 16 लाख रुपए तो पिछले आ गए ना, तो हमारा एसेट 30,000 रुपये इसमें भी ऐड कर लें। सर नहीं, अभी हमारा एसेट हुआ 14,30,000 का है। 16 लाख में 3 लाख ऐड करना था कि 30,000 ऐड करना था, 30,000 सर, हाँ। नहीं वो हमारा हमने पिछले साल में तो डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है। बेटा पिछले साल तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन आनी थी वो तो आनी ही आनी थी, ठीक है। ये देखो अभी हमारा एसेट कितने का है, सुनो इधर देखो, कितने का एसेट था, 1600 इसमें हम लोग ऐड किसको करेंगे, ये 30,000 लाइफ कितनी है, इसकी लाइफ कितनी है, इसकी लाइफ कितनी है, नहीं 4 3 साल, ठीक है। अब मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कितनी निकली, 2 लाख तो ये निकल गया, 10,000 ये निकल गया, 2 लाख, ठीक है जी, 2,10,000, ओके। तो यहाँ पे 2,10,000 से हम इसको डेबिट कर देंगे। सर मैं ये कह रही हूँ कि देखिए उन्होंने पिछले साल खरीदा था एसेट, जी बेटा तो बिल्कुल, वो 1.6 मिलियन का था, हाँ जी, तो वो डेप्रिशिएट हुआ होना ना पिछले साल भी, तो फिर वो 1.4 मिलियन का नहीं रहेगा। अच्छा मुझे बताइए कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हैं कि हम लोग रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, कॉस्ट को डिवाइड करवाते हैं किसके पास, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो अब ये तो चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। सर हम अपने नोट में तो हम लिखेंगे ना उसको निकाल के, तो नोट में जो दिल करता है ना वो लिख देना आपने, जो दिल करता है नोट के अंदर एक्सप्लेनेशन देने के लिए, ठीक है। हाँ जी, इज इट ओके। अच्छा जी, इसके बाद जनाब हम लोग बात करते हैं जनाब हमारे लीज इनकम की। तो 31 दिसंबर 2021 को ही लीज इनकम क्या होगा जनाब, बैंक होगा डेबिट, लीज पेमेंट क्रेडिट, बैंक कितने से डेबिट होगा बेटा, 2 लाख रुपए से, और लीज पेमेंट कितने से क्रेडिट होगी, 2,40,000 से, और बाकी किधर जाएगा, रिसीवेबल्स में जाएगा, कितने से, 40,000 से। अब अगली दफ़ा हमारे पास ये रिसीवेबल जो है वो हम इसको 20,000 रुपये से बढ़ा देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम रिसीवेबल, क्योंकि लास्ट हमारा टर्म होगा तो रिसीवेबल सारे का सारा किस में आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा 60,000 रुपये में, ठीक है। तो अब ये हमारे पास पहले साल की एंट्रीज आ गई। अब दूसरे साल की एंट्रीज भी ऐसे ही होंगी, लेकिन इस एंट्री के अलावा, क्योंकि ये इनिशियल रिकॉग्निशन है, ये हमें सिर्फ एक दफ़ा रिकॉर्ड करनी है। अब दूसरे साल में क्या होगा जनाब, 31/12/2022 एंट्री क्या पास करेंगे आप, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। आप चाहें तो इसको बाद में एसेट में भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कर दें और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को क्रेडिट कर दें। तो अगेन 2,10 और उसके बाद जनाब
31/12/22 को ही बैंक डेबिट करेंगे 2/20 से, लीज पेमेंट क्रेडिट करेंगे 2/40 से, और रिसीवेबल डेबिट करेंगे 20,000 रुपये से। ठीक है जी। इसी तरह फिर तीसरे साल 31/12/23 को अगेन डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2/10, और इसी डेट पे जनाब 31/12/23 को ही बैंक डेबिट 3 लाख, लीज पेमेंट क्रेडिट 3 लाख 2/40, और क्योंकि आपने सारा कुछ रिसीवेबल को चार्ज किया हुआ था तो अब आप क्रेडिट भी रिसीवेबल को करोगे 60,000 से। इस तरह से आपकी ऑपरेटिंग लीज के एंट्रीज जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब ऑपरेटिंग लीज के अगर मैं बेटा बात करता हूँ तो ICAP ने ऑपरेटिंग लीज के क्वेश्चंस अभी रिसेंटली तो वो नहीं पूछ रहा इतने ज़्यादा, लेकिन शुरू में उसने क्वेश्चन पूछे हुए थे आपसे कोई 2-4 के करीब। शुरू का मतलब ये है कि काफ़ी पुरानी मैं बात कर रहा हूँ, नॉट इन कैफ, बट जब ये मॉड्यूलर सिस्टम का भी हिस्सा होता था उस टाइम उसने पूछे थे। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे बेटा आपने इसका एक लीज स्केड्यूल बनाना होता है। अगर मैं बात करूँ नोट्स अकाउंट्स में आपने सिर्फ मैच्योरिटी एनालिसिस बनाना होता है। ठीक है। अब मैच्योरिटी एनालिसिस का मतलब क्या होता है? मैच्योरिटी एनालिसिस का बेटा मतलब सिर्फ सिंपल सा ये होता है कि आपने अगले साल मतलब कितनी पेमेंट करनी है, उससे अगले साल हर साल आपने अलग अलग बयान करना है कि हर साल जनाब आपने कितनी इसकी पेमेंट करनी है। ठीक है जी। और जितने भी आपके पास चीज़ें हुई आपने उसी हिसाब से इसको लेके चलना है, यानी कि फॉर एग्जांपल जितनी पेमेंट आपको अगले साल मिलनी है वो सारी की सारी आपने कर देनी है डिस्कस इसमें। मिसाल के तौर पर आपने कहा जी इस साल तो ये रिकॉर्ड हो गया 2 लाख रुपए, अगले साल आपने कहा जी 220, उससे अगले साल आपने कहा जी 3 लाख मुझे मिलना है। ओके, यहाँ तक किसी किस्म का मसला मिसाल? ऑल क्लियर? चलें जी, ये जनाब हमारे पास था, इसका इख्तिताम हुआ। और आपको पता है कि जो एसेट आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्योंकि एसेट आपके पास अपना ही है, अपना ही आपके पास एसेट है, तो सिर्फ यही एसेट आपके पास जाएगा क्योंकि ये आपके ओनरशिप में, राइट ऑफ यूज़ नहीं है, ये बिल्कुल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या जाएगा आपके पास? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसी तरह से एसेट, ठीक है जी, नॉन करंट एसेट आपके पास आएगा, उसमें से आपने डेप्रिसिएशन माइनस करवा देनी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, और डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस बनेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। और जो ये आपके पास और रिसीवेबल अगर बना, फॉर एग्जांपल इस साल का रिसीवेबल आपके पास बन गया ये वाला, तो रिसीवेबल भी नॉन करंट एसेट का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से जनाब आपके पास जो लीज पेमेंट है, जो आपकी इनकम होती है, वो इनकम आप उस तरीके से इसको शो करवा देंगे। क्लियर? यहाँ तक मसला मसाइल मतलब वही जैसे आप आम रूटीन में करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं आपने एक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स की, और इसी तरह से आप उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं अपने एसेट की, वही रिकॉर्डिंग होगी जनरली। लीज के हिसाब से सिर्फ ये इसके एंट्रीज पास होंगी, और इसने जस्ट एंट्रीज की हद तक ही है और मैच्योरिटी एनालिसिस की हद तक। जनाब दिस वाज योर IFRS 16। अब हमने तकरीबन सारी के सारी एग्जांपल्स भी हमने देख ली। हमने अपना पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को मैंने दिए थे, एग्जांपल्स भी इटसेल्फ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, तो आज आप लोगों का इंशाल्लाह टेस्ट है, आप लोग अच्छे तरीके से टेस्ट अपना दें, और उसके बाद इंशाल्लाह इसकी कल इस टेस्ट की हम लोग कल या परसों डिस्कशन करेंगे। जैसे आपको रिटर्न मिलेंगे इसकी डिस्कशन करेंगे, लाजमी इंशाल्लाह इसकी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग आगे चलेंगे कल की क्लास में। ओके, अगर टेस्ट कल ही चेक होगा, यानी कि कल ही मिल गया आपको, तो कल इसकी डिस्कशन कर लेंगे, और अगर आपको कल नहीं मिलते, परसों मिलते, तो परसों इसकी डिस्कशन करेंगे, और कल हम इंशाल्लाह अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, और वो टॉपिक होगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इससे मिलता जुलता थोड़ा सा, उसमें भी मैच्योरिटी एनालिसिस वगैरह हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लीज स्केड्यूल बनाया है, उसी तरह से वहाँ पे भी आपके पास स्केड्यूल बनता है, रीपेमेंट स्केड्यूल के नाम से। क्लियर? और क्योंकि बिल्कुल नया स्टैंडर्ड है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, तो IFRS 9 बहुत मज़े की चीज़ है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। जी जी, इंशाल्लाह हम जारी बात है, पुत्र शुरू से पढ़ेंगे, नहीं कोई मसला नहीं। सर मुझे एक बात पूछनी है। जी जी सर, जब एरियर्स का मैच्योरिटी एनालिसिस का नोट बनाते हैं तो थोड़ा सा बता दें क्या करना होता है इसमें? एरियर्स का मतलब? एरियर्स में पेमेंट हो रही है
हाँ हाँ मैच्योरिटी एनालिसिस का नोट बनाना है। जो हमने रिकॉर्डिंग की थी ना लायबिलिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, वही हमने इसको यहाँ पे डिस्कस करना होता है मैच्योरिटी एनालिसिस में। सर वो उसमें हम इंटरेस्ट के साथ चार्ज करते हैं ना, उसको पता नहीं कुछ इसमें नहीं बेटा, देखो इजी रहो, अपने आप को भी इजी रखो, एग्जामिनर को भी। देखो जो आपने लीज लायबिलिटी का हिस्सा बनाया ना, करंट और नॉन करंट पोर्शन, ठीक है, करंट पोर्शन होगा विद इन 1 ईयर, नॉन करंट में क्या आएगा, मोर देन 1 ईयर बट लेसर देन 3 ईयर है तो फिर उस हिसाब से लेसर देन 5 ईयर कर लो, अगर 5 साल का है तो लेसर देन 5 ईयर कर लो। मतलब सर ऐसे वो जो हम लीज स्केड्यूल बनाते हैं, वो जो उन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं 2 ईयर्स का, वो आएंगे जी, जैसे आपने नॉन करंट लायबिलिटी लिखते हो ना आप, यस सर, और यहाँ पे लिखते हो जनाब नॉन करंट लायबिलिटी में वो वाला पोर्शन जो अगले साल नहीं बल्कि उससे अगले सालों में आपने पे करना, जो अगले साल पे करना आप उसको करंट लायबिलिटी का पोर्शन बनाते हो, तो वो कहता है जी विद इन 1 ईयर ये वाला हिस्सा आएगा, और 1 to 5 ईयर ये वाला हिस्सा आएगा, दैट्स इट। लेकिन जब हम बात करेंगे इन एडवांस में, तो एडवांस में जो हमें पेमेंट रिसीव होनी है अगले सालों में, ठीक है, तो हम उसको देखेंगे। जी बेटा ऑल ओके? किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मेरे से पूछ सकता है। ऑल क्लियर? चलें जी।